नमस्कार विद्यार्थियों। कन्फ्यूशियस के योगदान के बारे में हम कुछ अंश बच गए थे, उसको हम इस व्याख्यान में स्पष्ट करेंगे। क्योंकि कन्फ्यूशियस का जो विचार क्रम है वह अपने आप में कुछ विविधता रखता है एवं उस विविधता के रहते हुए अन्य विचारकों की तुलना में अपना एक अलग स्थान रखते हुए, अलग विचारों को रखते हुए और योगदान की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। देखिए, कन्फ्यूशियस ने एक योगदान के अंतर्गत अध्यात्म की या मेटाफिजिकल थ्योरी की ओर भी अपना ध्यान इंगित किया और उस ध्यान के माध्यम से विश्व परिदृश्य को यह स्पष्ट किया कि भौतिक बात तो है, लेकिन उसके साथ साथ सच्चरित्र के माध्यम से अध्यात्म या ईश्वर का भी भाव अपने आप में महत्वपूर्ण है। वह कहीं न कहीं सत्ता मनुष्य को एक सच्चरित्र, सद्मार्ग या अनैतिक कार्यों को हेय मानने के लिए तैयार करती है और शुद्ध जीवन जीने के लिए उसको आगे बढ़ाने का कार्य करती है। ईश्वरीय सत्ता के माध्यम से मनुष्य जो नियम बनाता है तो राजा उन नियमों को जनता पर लागू करता है एवं जनता इन नियमों के अनुसार जीवन यापन करती है। अर्थात ईश्वरीय सत्ता के द्वारा जो बनाया गया नियम है वह कभी भी अवैध या अनुचित नहीं है। कन्फ्यूशियस की यह मान्यता है कि वह जो विचार या ईश्वरीय संस्कृति द्वारा जो दिया गया हमें तत्व है वह अपने आप में पूरी तरह से निरपेक्ष है, किसी भेदभाव से परे है, वह व्यक्ति सापेक्ष है। क्योंकि व्यक्ति का सामूहिक सापेक्ष उन तत्वों के आधार पर जीवन चलाने का जो कार्य है वह सापेक्ष विविधता को रखते हुए भी एक समान भाव की दृष्टि से बिना किसी भेदभाव के चलाने में सक्षम है। तो यहाँ पर कन्फ्यूशियस का जो योगदान की दृष्टि से हम देखते हैं कि अन्यायपूर्ण जो शासन है वह शेर से भी ज़्यादा डरावना बताया इन्होंने कि व्यक्ति को शासन में किसी भी प्रकार का भय या आक्रांतकारी स्थिति का सामना नहीं करना हो, इसकी जिम्मेदारी वहाँ के शासक की है। तो जरूरी है कि वह शासक इस तरह से हो कि वह जनता में एक समान भाव से और जनता में भयमुक्त वातावरण तैयार करे। इसी तरह योगदान की दृष्टि में हम देखते हैं कि कन्फ्यूशियस का जो लेखन था वह काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। इनकी जो प्रमुख कृति हैं सु चिंग, सी चिंग, ई चिंग, ली ची, स्वे, छुन एवं छू, ये चीनी भाषा के शब्द हैं, लेकिन इनके अलग अलग क्षेत्रों में समाहित वर्णन है, विवेचना है, विश्लेषण है। वह आज भी चीनी कल्चर को या चाइनीज संस्कृति को एक बहुत बड़ा योगदान के रूप में स्थान देती है और उस अमिट छाप को विश्व परिदृश्य में आज प्रसंग के या संदर्भ के कहीं पर भी आवश्यकता पड़ने पर हम उसका सदुपयोग करते हैं। और उसी योगदान की दृष्टि से हम जब विश्लेषण करते हैं तो लोक कल्याण की जो मान्यता है वह प्रत्येक शासक का प्रमुख कार्य है। कन्फ्यूशियस ये स्पष्ट करते हैं कि शासक इसी कल्याण के लिए है, जनता शासक की केवल जय जयकार न करने वाली हो, अतः जन कल्याण को सर्वोच्च स्थान देने की बात कही गई है। यानी जनता द्वारा अंधकार में जीवन जीते हुए शासक वर्ग का हाथ खड़े करके, जैसे आज लोकतांत्रिक देश अधिक हैं, उसमें अगर जनता अपने आंतरिक भाव को न
संतुष्ट करते हुए ऊपरी भाव से शासन की जय जयकार कर रही है, हमें हाँ मिला रही है, तो वह गलत है। क्योंकि यहाँ कहीं न कहीं दबाव का प्रभाव दिखाई देता है और जनकल्याण का भाव है, तो वहाँ जनता और शासक के बीच किसी भी प्रकार का इस तरह का भाव नहीं हो जो विरोध को पैदा करे। शासक के हृदय में अपनी प्रजा के प्रति ऐसा ही वात्सल्य होना चाहिए जैसा कि एक माँ का अपने शिशु के प्रति प्रेम भाव होता है, उसके प्रति जो वात्सल्य या लगाव होता है, बड़ा जिम्मेदार भाव रखता है। इसी जिम्मेदार या जवाबदेही भाव को राजा के द्वारा जनता के साथ समाहित करना चाहिए, क्योंकि जनता के लिए समर्पित करने की जो बात है वह राजा के बारे में स्पष्ट रूप से कन्फ्यूशियस के द्वारा बताई गई है। जब कोई शासक उसी वस्तु से प्रेम करता है जिससे जनता करती है और घृणा भी उसी से करता है जिससे जनता करती है, तभी वह जनता का पिता कहलाता है। यानी जनता का पिता ये उपमा दी है कन्फ्यूशियस ने कि जैसे पिता की जिम्मेदारी जवाबदेही पुत्र के लिए उसके जीवित रहते हुए रहती है, किसी भी समस्या के समाधान के लिए वह तत्पर रहता है, तो इसी भावना की दृष्टि से राजा को यहाँ उस संज्ञा के या उपमा के रूप में कन्फ्यूशियस ने जवाबदेही बनाया है। लोगों का दिल जीतने से ही साम्राज्य जीता जाता है, लोगों के दिल में ठेस पहुंचाने से राज्य का पतन निश्चित रूप से होता है। समाज में कन्फ्यूशियस ने प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा के लिए तैयार भी किया था, क्योंकि पूर्व में जो चाइनीज अभिजात वर्ग था वह शिक्षा को ग्रहण करने के लिए एकमात्र था, अर्थात कुछ को ही वहाँ पर शिक्षा देने की व्यवस्था थी, यानी वंचितों को वहाँ कोई स्थान नहीं था। इस स्थिति को कन्फ्यूशियस ने वहाँ प्रत्यक्ष दृष्टि में देखा और इसका विरोध किया। विरोध करके उन्होंने शिक्षा को ग्रहण करने के लिए जो कुछ के लिए थी उसको समाप्त करके और सभी को शिक्षित करने का जो सैद्धांतिक ढांचा तैयार किया वह बड़ा ही योगदान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अनेक विद्यालयों की स्थापना करके उन्होंने एवं अभिजात वर्ग के अधिक अधिकार को जो अध्ययन का था, शिक्षा के क्षेत्र में था, उसका मिथक तोड़ा, उसकी जो स्थिति थी उस पर प्रहार किया। तब जाकर के उन्होंने सबके लिए शिक्षा या सभी को शिक्षित करने के लिए इस तरह का विचार प्रस्तुत किया। सभी को इस क्षेत्र में बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाए, इसमें भी वे कम खर्च के माध्यम से शिक्षा को बढ़ाने के लिए बात कहते हैं। यानी जो शिक्षा होगी वह कन्फ्यूशियस की दृष्टि में अधिक खर्चीली न हो, कम से कम पैसों में व्यक्ति को शिक्षित करने का जो अवसर है वह राज्य सरकार द्वारा या राजा के द्वारा जिम्मेदारी पूर्ण प्रदान करना चाहिए। वह अति आवश्यक है, क्योंकि राजा का जो ज्ञान है, उसका जो योग्यता है, उसकी जो भावना है वह व्यक्ति को एक ऐसा मार्गदर्शन प्रदान करती है जो कि उसे जन कल्याण या परस्पर सद्भाव के विचार के द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहने का एक सिद्धांत या व्यवहारिक दृष्टि में एक पायदान पैदा होता है या एक स्टैंड तैयार होता है। कन्फ्यूशियस ने एक बांग सुइंग विद्वान उनके माध्यम से कन्फ्यूशियस के विचार को हम स्पष्ट करते हैं। मूलतः कन्फ्यूशियस एक ऐसे सामंती राज्य की स्थापना करना चाहते थे जिसमें एक प्रबल केंद्रीय सत्ता के अधीन राष्ट्र संगठित रहे। यही कन्फ्यूशियस के जीवन का राजनीतिक लक्ष्य था। यानी सामंती राज्य की स्थापना करना तो चाहते थे, लेकिन प्रबल केंद्रीय सत्ता के अधीन, यानी राष्ट्र का जो संगठन है वह नहीं टूटना चाहिए, केंद्रीय सत्ता का उसमें प्रभाव रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर
जो राजतंत्र का विपक्ष करते हैं वो, लेकिन राजतंत्र पर या राजा पर जनता का आधिपत्य या जनता की सुनने की जो अधिकार स्वरूप शैली है उसको राजा कहीं नजरअंदाज नहीं करे, तो इसके लिए भी उन्होंने प्रावधान किया है। योगदान की दृष्टि से स्वर्णिम मार्ग द गोल्डन मीन नामक सैद्धांतिक पक्ष के द्वारा भी एक संपूर्ण विश्व में नया अध्याय जोड़ा। भौतिक दर्शन की जिसमें व्याख्या की गई है, इस ग्रंथ को कन्फ्यूशियस के पौत्र तसेजे द्वारा रचित माना जाता है, लेकिन उसका जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वह तो कन्फ्यूशियस के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था। कन्फ्यूशियस की जो रचनाएं हैं वह योगदान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुल उनकी 6 रचनाएं हैं और उनका जो वैचारिक या उनकी जो आत्मिक भाव की जो शैली थी वह महात्मा और महादानी कहलाने की थी। यानी उनका जो ईश्वरीय ज्ञान था वह अपने आप में एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करता है जो एक राष्ट्र के लिए भविष्य निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ये बहुत बड़े गुरु माने जाते हैं, बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। इस योगदान के माध्यम से ही हम आज प्रासंगिक या किसी भी दृष्टि में अपने जीवन में कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए उसको हम सार्थक सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि जब योगदान या अनुदाय या कंट्रीब्यूशन का जब बिंदु आता है तो वह कन्फ्यूशियस को एक असाधारण विचारक, एक महानतम गुरु के रूप में सिद्ध करता है, एक ग्रेटेस्ट मेंटर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिलोसोफर। ये कन्फ्यूशियस के लिए इस तरह से विचार बताए गए हैं, क्योंकि राजा का जो आचरण है वह उचित होगा तो ही व्यवस्था ठीक तरीके से चलेगी। यानी आचरण, सिद्धांत, सद्भाव, जनकल्याण, परस्पर सौहार्द, सार्वभौमिकता, समता, मानव प्रेम, प्रकृति प्रेम, जनता का या समाज का या एक व्यक्ति से लेकर के समाज, परिवार, राष्ट्र, इस सब का सामूहिक रूप से एक ऐसा संकलित स्वरूप है जो एक विशिष्ट रूप में जन कल्याण के आधार पर ही सार्वभौमिकता को मान करके और योगदान की दृष्टि से प्रसंग के अनुकूल है, बड़ा ही लाभकारी है। तो इस तरह से कन्फ्यूशियस का जो चैप्टर है उसको हम आज यहीं समाप्त करते हैं। आगे के कंसेप्ट में हम आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।